हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 की। जो कंपनी लॉ है उस चीज़ के बारे में वन वीडियो से फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि शाम को सीआरपीसी की क्लास होने वाली है। और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपनी एक्ट काम आता है उस चीज़ के बारे में आज शॉर्ट टाइप से फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर वीडियोस। ओके। कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय कंपनी कानून पर भारत की संसद का एक अधिनियम है, क्योंकि जो भी एक्ट बनते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनते हैं, जो एक कंपनी के निगमन, एक कंपनी की जिम्मेदारी और निर्देशकों, एक कंपनी के विघटन को नियंत्रित करता है। 2013 के अधिनियम को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। और कंपनी जो एक्ट है 1956 में, उसमें कितने सेक्शन थे? 658 थे और अब 470 हैं। इसमें 7 शेड्यूल है। हालांकि वर्तमान में इस अधिनियम में केवल 484 ही सेक्शंस हैं। अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद कंपनी अधिनियम 1956 आंशिक तरीके से बदल दिया, मतलब कुछ ही पार्ट बदला है। 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1 से 30 अगस्त 2013 को लागू हुई। कंपनी अधिनियम के 98 डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो 12 सितंबर 2013 को कुछ बदलाव के साथ लागू हुए। जैसे पहले निजी कंपनियों की अधिकतम संख्या कितनी थी? 50 थी। तो पहले 50 थी और अब 200 हो गई है। प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम जो संख्या है वो इतनी होगी, 200। इस अधिनियम में एक व्यक्ति कंपनी का एक नया शब्द शामिल है। इस एक निजी कंपनी होगी और अधिनियम के केवल 98 सेक्शन को अधिसूचित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2014 से कुल 183 अदर सेक्शंस लागू हुए। तो ये पूरा 2013 है, उसके बारे में बताता है कि कितने सेक्शंस कब लागू हुए। इसके बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत निजी कंपनियों को विभिन्न सेक्शंस के दायरे में छूट देने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की, मतलब एक गजेटी जो नोटिफिकेशन होता है वो पब्लिश किया। 2013 के कानून में आईटी क्षेत्र में कॉरपोरेट अधिकारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए शर्तें हैं। आईटी विफलता के मामले में सीईओ और सीटीओ के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देकर संगठित साइबर अपराध के खिलाफ भारत के सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है। इसका मतलब 2013 के जो अधिनियम है उसका मतलब यही होता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। इस 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया, मतलब जो अमेंडमेंट हुए 2013 के बाद उसके बारे में बात है। फिर इसका इतिहास पढ़ते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम था जिसे 1956 में अधिनियमित किया गया था, जो कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है। कंपनियों और उनके कार्यकारी निदेशक और सचिवों की जिम्मेदारी को निर्धारित करता है और इसके समापन के लिए प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है। मतलब जो स्टार्टिंग होती है कंपनी उसका भी प्रावधान है और जब वाइंड अप होता है तभी भी उसका प्रोसीजर बता रखा है। अब ये 1956 की बात थी, अब 2013 की मैंने बता दी है। फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए उनकी भी बात करते हैं हम, पर पहले जो सीएसआर का योगदान है उसकी बात करेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा जो 135 बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योगदान पेश करती है, जिससे दुनिया में एकमात्र अनिवार्य सीएसआर कानून बन जाता है। बिल के अनुसार 5 बिलियन रुपए या रुपए 5 बिलियन लगभग 75 मिलियन 10 बिलियन रुपए, मतलब ये रुपीज़ के बारे में बताया। कानून की आवश्यकता है कि सभी प्रभावित व्यवसाय खर्च की निगरानी के लिए एक सीएसआर सीमित स्थापित करें। इस कानून के पारित होने से पहले सीएसआर कानून केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होते थे और अब प्राइवेट के लिए भी हैं। भारत सरकार ने भारत को इनक्यूबेटरों को सीएसआर के तहत खर्च करने के योग्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये है सीएसआर योगदान। कंपनी अधिनियम 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था 1956 के बाद जो बदलाव आया था, उसके बाद ये 4 संशोधन हुए। कंपनी का पहला संशोधन अधिनियम 2015 था, दूसरा 2017, तीसरा 2019 और चौथा संशोधन विधेयक 2020 था। तो 2013 के बाद 4 संशोधन हुए। करते हैं कंपनी सचिव की। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 कंपनी सचिव की नियुक्ति से संबंधित है। हम पूरा शॉर्ट टाइप में पढ़ रहे हैं ये।
यह अधिनियम भारतीय कंपनी कानून के इतिहास में पहली बार कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में परिभाषित किया है। तो पहली बार किसी ने, कोई लॉ ने कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में परिभाषित किया था, वो भी भारतीय कंपनी कानून के इतिहास में। भारतीय कंपनी कानून प्रत्येक सूचीबद्ध भारतीय और 10 करोड़ रुपए 100 मिलियन से अधिक की चूकता पूंजी वाली हर दूसरी इकाई के लिए एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव होना अनिवार्य बनाता है, क्योंकि जो भारतीय कंपनी के कानून है उसके इतिहास में पहली बार किसी ने प्रबंध कर्मियों के रूप में कंपनी सचिव को परिभाषित किया है, तो इसलिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव होना अनिवार्य है। अब पढ़ते भारतीय कंपनी कानून। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत है, जो गठित निगमों को नियंत्रित करता है, और कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लेता है। 2013 जो कंपनी अधिनियम कानून 2013 है वो 1956 का स्थान ले लेता है। इसके बाद आता है कि 2000 जो संशोधन हुए उनके बारे में। 2015 का संशोधन अधिनियम, फिर 2017 वाला है, फिर उसके बाद जो 2019 का है, और फिर 2020 का है। तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो अमेंडमेंट हुए थे, और हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम पूरा कवर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में आ जाए। संशोधन अधिनियम 2015 का जो है 2013 कंपनी अधिनियम को समेकित और संशोधित करने के लिए पारित किया गया था। 25 मई 2015 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई, और इसमें 23 धाराएं शामिल थी। आधिकारिक नोटिस भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। 29 मई को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया जिस दिन अधिनियम की धारा 1 से 13 और 15 से 23 लागू होंगी। भारतीय कंपनियों को निजी या सार्वजनिक रूप में शामिल किया जाता है। मूल अधिनियम के तहत दोनों को कुछ निश्चित मात्रा में प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता थी। अब ये निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की बताया है कि 1 लाख और 5 लाख। हालांकि व्यापार में जो आसानी रहती है, इसको बढ़ाने के लिए संशोधन अधिनियम ने इन सीमाओं को समाप्त कर दिया, और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मानव हस्ताक्षर के साथ कंपनी की मुहर के प्रतिस्थापन की भी अनुमति दी, कि कंपनी की जो सील होती है वो भी लगाई जाए। पढ़ते हैं 2017 का संशोधन अधिनियम। कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय ने 26 जनवरी 2018 को 93 वर्गों का गठन करते हुए एक नया अधिनियम लागू किया। उनमें से लगभग 90 की घोषणा मंत्रालयों द्वारा 11 अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से की गई थी। मतलब 19 सितंबर 2018 को जारी नवीनतम के साथ किया गया था। इन संशोधन द्वारा मूल अधिनियम के कई संशोधन किए गए, ज़्यादातर इसकी स्पष्टता और संक्षिप्तता में सुधार करने के लिए किए गए थे। 2013 का जो अधिनियम है उसकी धारा 134 को सीईओ के हस्ताक्षर को ले जाने के लिए और वित्तीय विवरणों की आवश्यकता के लिए संशोधित किया गया था। फिर 2019 का व फिर 2020 का संशोधन बिल। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 17 मार्च को लोकसभा में कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक 2020 पेश किया गया, जिस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और जो 18 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा की गई। इसमें से छोटे अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और इसमें क्या क्या किया गया? इसमें किया गया कि देखिए, अधिनियम द्वारा परिभाषित 46 से अधिक अपराधों को परिणाम स्वरूप कारावास को समाप्त कर दिया। कुछ विदेशी न्यायालय में भारतीय कंपनी को सीधे सूचीबद्ध करने की अनुमति दी, और इसमें CSR समितियों की स्थापना की, आगे बढ़ने की व्यवस्था की, और इसमें ही अच्छे से अमेंडमेंट किया गया था। कंपनी एक्ट 2013 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 2013 जो है वो 29 चैप्टर 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल थे। कंपनी का मीन क्या होता है? इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट। कंपनी मीन्स क्या होता है? इनकॉर्पोरेट, मतलब जो इनकॉर्पोरेट कंपनी होती है इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर वो कंपनी होती है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती है? सीमित दायित्व क्या होते हैं? नो मेंबर इन बाउंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। ठीक है। फिर है perpetual succession, means that the membership of a company may keep changing from the time to time, but that does not affect the company continuity। ठीक है। और फिर है corporate will, it mean looking behind the company as a legal person। ठीक है। फिर अब जो टाइप्स ऑफ कंपनीज आया,
तो इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटीज़, मेंबर, कंट्रोल, लिस्टिंग और अदर। इनकॉर्पोरेशन होता है दायित्व, सदस्य, नियंत्रण, सूचीबद्ध और अन्य, जैसे स्टैट्यूटरी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन में, रजिस्टर्ड कंपनीज। लाइबिलिटीज़ में आता है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर्स में क्या आता है 1 पर्सन, प्राइवेट, पब्लिक और स्मॉल कंपनीज। मतलब जो मेंबर होते हैं वो उनके हिसाब से डिवाइडेशन हो गया कंपनी का। कंट्रोल में होल्डिंग और सब्सिडरी। लिस्टिंग में क्या होता है लिस्टेड और अनलिस्टेड। और अदर्स में गवर्नमेंट, फॉरेन, एसोसिएट, डीमेट, निधि, पीएफआई, जॉइंट वेंचर। ये सारे 6 पार्ट है कंपनीज के और इनके क्या है डिवाइडेड। अब है कन्वर्जेशन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन है कि एक पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन आफ्टर अल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स। मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको सिर्फ इतना याद रखो कि जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को करके ही प्राइवेट कंपनी बन सकती है। फिर है कन्वर्सेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसमें 3 डिवाइडेशन किए गए। प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी अल्टर इन आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, वही सेम। फिर है जो ROC विद 15 डेज। और सेकेंड है कि जो मेंबर है वो 50 एज पर एक्सीडिंग 50 एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 214। मतलब बताया था ना कि 50 से ज़्यादा हो गए हैं, 200 कर दिया गया है। तो अब जो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि 200 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनीज। ये भी बताया था इसमें फॉर्मेशन। अब देखिए जो प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का वो क्या है। फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। उसके रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या है डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। MOA और AOA एटसेट्राज, ठीक है। फिर है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। फिर है मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तो शेल बी लाइबल और एक्शन अंडर सेक्शन 447। अगर कोई भी कंपनी कोई भी फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है तो सेक्शन 447 में आती है और उसको वहीं से चार्ज होगा, ठीक है। फिर MOA का इंडिकेट नेम ऑफ नॉमिनी, कंसेंट ऑफ नॉमिनी रिक्वायर्ड, एनी टाइम चेंज नेम और नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस। नोटिस से होगा, ठीक है। और एनी टाइम जो चेंज होगा वो गिव नोटिस से होगा। नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंस इज़ इन इंडिया 182 डेज इन इंडिया शैल बी फॉर्म OPC शैल बी ए नॉमिनी, ठीक है। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आइए इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 और 10 आपको दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। अब देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी 15 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद 13 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम फील्ड टू RSC, ठीक है। लेबलिंग नेम ऑफ कंपनी और नोटिस ऑफ चार्ज ऑफिस ऑफ ROC विद 15 डेज। तो ये सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है। फिर है सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि इसमें 6 क्लोजेस होते हैं, नेम, ऑब्जेक्ट, सब्सक्रिप्शन, ये सब होते हैं। पर जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही संस्था का जो मेमो बनाते हैं उसके बारे में बात करता है। और जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कोप ऑफ द पावर होती है। कंटेंट क्या क्या होते हैं नेम, स्टेट, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी एंड शेयर। और फॉर्म्स होते हैं टेबल A to E। तो जो टेबल A to E है वो हम आगे बात करेंगे A to E की। और जो टेबल A to E है वो पूरी नहीं पढ़नी है आपको, उसमें कुछ सब क्लॉजेज हैं वो सब पढ़ने हैं आपको। फिर है अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, मतलब जो अप्लाई करेंगे हम कंपनी के नेम के लिए उसके बारे में। नेम नॉट आइडेंटिकल टू एग्जिटिंग कंपनी, ठीक है।
Note be registered if any connect with having patronage of the central government or state government. Name shall be registered 20 days from the date of approval in case of new company and 60 days in case of exit इस कंपनी, जो एग्जिट है कंपनी उसके बारे में. रॉन्ग और इनकरेक्ट अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 1 लाख की पेनल्टी और 3 मंथ और मतलब जो 3 मंथ के लिए आपको कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है, स्ट्राइक भी करनी पड़ सकती है. अब जो अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम है सेक्शन 13, उसमें है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, नेम चेंज ऑफ द कंपनी और जो चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज कर सकते हैं. डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस, फिलिंग विथ रजिस्टर्ड एनी अल्टरेशन ऑफ द MOA. ठीक है, तो ये भी आपको सेक्शन 13 भी अच्छे से पढ़ना है. इसके बाद है जो ये मेमोरेंडम की जो रेक्टिफिकेशन ऑफ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू गिव डायरेक्शन कंपनी रेक्टिफाइड्स नेम 3 और टू 6 मंथ नोटिस ऑफ चेंज टू ROC विथ 15 डेज. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 लाइन्स भी. फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5, रूल रेगुलेशन है इसके. फ्री मैनेज इंटरनल अफेयर्स, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूजिंग ऑफ मैटर्स, कंटेन प्रोविज़न ऑफ जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है सेक्शन 5 है. इसके जो फॉर्म आर्टिकल्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, रूल रेगुलेशन को बताते हैं. जो रेगुलेशन का मैनेजमेंट कौन होता है वो बताता है, किस तरीके से होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सेक्शन 14 है अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल, तो इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं. वही जो 15 डेज़ का टाइम है ऑल्टरनेटिंग के लिए वो सब बताता है. तो जो मैं सेक्शंस बता रही हूँ उनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको यही सिर्फ पढ़ने हैं. एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे UGC नेट है, कॉमर्शियल लॉ का पार्ट है ये, उसी हिसाब से. फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अब देखिए आई नो, अब मैंने जो इसमें साइन बन रहा है आई नो मतलब मैं जानता हूँ. क्या पर्सन डीलिंग विथ ए कंपनी इज़ डीम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ देयर कंटेंट्स. ठीक है, अब है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अब ये बोलते हैं आई डोंट नो, आउटसाइडर नॉट अवेयर अबाउट इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनीज. तो आप इन दोनों को ऐसे समझ सकते हैं. फिर है सेक्शन 18 अल्टरनेशन ऑफ MOA एंड AOA, मतलब कन्वर्सेशन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ये है. फिर निधि कंपनीज आती हैं, जैसे जो है कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड शेविंग अमॉन्गस्ट इट्स मेंबर, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द लीडिंग टू इट्स मेंबर. फिर है जो रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेशन की होती है उसके बारे में है. फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मेंबर्स, नेट ओन फंड विद इन 1 ईयर 200 मेंबर एंड नॉट एवन फंड 10 lakhs होना चाहिए. निधि फंड, निधि जो फंड्स हैं उसके अंदर. फिर है जो विद इन 19 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल फाइल ए रिटर्न सिक्योरिटी कंप्लेंट्स. ठीक है, फिर उसके बाद है शेयर कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं. इशू इक्विटी शेयर और अलॉटेड ऑफ ईच डिपॉजिट, मतलब प्रत्येक में समान भाग से बढ़ता है. ठीक है, इक्विटी मीन्स यही होता है. फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय निधि. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें जो 5 पॉइंट दे रखे हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर भी अगर कोई एक क्वेश्चन बनता है तो आप इसमें से कर सकते हैं. देखिए जो नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एग्जिटिंग 20, ये जो है ये आपको निधि कंपनीज़ में इम्पोर्टेंट सम पॉइंट्स भी हैं, वो भी बताऊंगी अभी मैं. और जो डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट है, RD है, FD है, उस चीज़ के बारे में बताता है कि कितना क्या मिलता है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये देख लीजिए. निधि शैल गिव लोन्स इट्स मेंबर ओनली अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 7.5%. जो डिवाइडेंट है शैल नॉट एग्जिटिंग 25% और हायर अमाउंट अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर कंडीशंस एंड इक्वल अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल. तो ये जो 5 सेक्शंस हैं इसके वो आप नोट डाउन करके कर सकते हैं. नो निधि शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट 1 term और 5 consecutive years. ये जो 2 रेड में हो रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं. उसके बाद
जो गवर्नमेंट बाय कंपनीज एक्ट 1956 है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पढ़ते हैं कि जो क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट जो हमने पहले भी देखा है पर और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। कंपनीज क्या होती है, इनकॉर्पोरेट और अनइनकॉर्पोरेट। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट होती है ऑन द बेसिक ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज और चार्टेड कंपनीज। ठीक है, फिर जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। फिर जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर है और गारंटी है और अनलिमिटेड है, इनके भी पार्ट हैं। तो देखिए कंपनीज बाय शेयर के ऑन द बेसिक शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल। ठीक है, उसका भी पब्लिक और प्राइवेट है। फिर जो गारंटी है उसका है विद शेयर कैपिटल और विथआउट शेयर कैपिटल, इसका भी पब्लिक प्राइवेट है। और फिर जो शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट कंपनीज का डिवाइडेशन है, क्योंकि सभी में निजी और सरकारी कंपनीज आती हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। एटलीस्ट क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी में, क्या होती है, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब 51% होना चाहिए पेड ऑफ शेयर कैपिटल का। फिर इसमें आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी सेक्शन 42 फॉरेन कंपनी, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronics mode, conduct any business activity in India and any other manner. ओके, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 द कंपनीज एक्ट 2013 provides the kind of share capital according to the provision. The share capital of a company limited by shares shall be of 2 kinds, namely शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल। इसमें 2 डिवाइडेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और सेकंड है विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स। और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें आता है नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये 6 पार्ट हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। इस जगह टेबल्स की बात होती है, जैसे टेबल F से और टेबल Z तक। तो AOA ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जी का मतलब है AOA कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, और H का मीन्स है AOA ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और I का है AOA एंड अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, और J का मीन्स है AOA ऑफ एनी अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसका टेबल F to Z का ये मेन होता है।